मैं पहले थोड़ा नोटबंदी और काले धन की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूंगा, फिर बजट के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज जो भी हालात हैं देश में वो नोटबंदी की वजह से हैं। आपको सबको पता है कि नवंबर 8 के पहले सरकार खुद ही कहती थी कि अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी पे चल रही है, दुनिया के सबसे तेज़ से चलने वाली रफ्तार से अर्थव्यवस्था है। 7.4%, 7.5% की बात चल रही थी और एकदम से नोटबंदी आई और उसके बाद तरह तरह की परेशानियां आ गईं। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा ये नोटबंदी क्या है, काले धन की अर्थव्यवस्था क्या है, उसका क्या असर है, और तब हमें समझ में आएगा कि ये जो बजट आने वाला है उस पर क्या इसका असर हो सकता है और क्या बजट में होने वाला है। ये तो खैर कोई नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर को पता है, पर लेकिन कुछ उम्मीद होती हैं कि क्या उम्मीद हमारी हो सकती है बजट से, तो उसके बारे में कुछ बात होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे देश की काले धन की अर्थव्यवस्था है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो साइज़ है, वो बहुत बड़ा है। यानी कि 62% मेरे अनुमान से काले धन की अर्थव्यवस्था इस समय है। तो 62% जो है वो आज के 150 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में हुआ 93 लाख करोड़। तो हम 93 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, कोई 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ की गिनती नहीं है उसमें। 93 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है और इसके चलते हुए इसका जो असर है अर्थव्यवस्था पे वो बहुत ही नेगेटिव होता है। क्योंकि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो पॉलिसी फेलियर है कि जो आप पॉलिसी इख्तियार करते हैं, जो आप सोचते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या जो आपके प्लानिंग का क्षेत्र है या मॉनेटरी पॉलिसी है, वो सब जो हमारे यहाँ फेल होता है वो इसलिए फेल होता है क्योंकि ब्लैक इकॉनमी इतनी बड़ी है। तो मैं थोड़ा उसको बाद में समझाऊंगा। तो इसलिए ब्लैक इकॉनमी को अटैक करना तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और मैं इस पर लिख भी रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 1979-80 में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बेरर बॉन्ड स्कीम आई थी। तो तब से मैं बाकायदा इस पर लिखता जा रहा हूँ और इस पर करता जा रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन है, जो नोटबंदी है, क्या इससे काले धन की अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल होगा? ये सबसे पहला सवाल है। और दूसरा, अगर होगा तो ये किस कॉस्ट पे होगा, इसका कॉस्ट क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे समाज में क्या कॉस्ट है इसका। तो ये दो चीज़ें अहम इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और देखिए, ये ऐसी चीज़ हुई है जो पहले और किसी देश में नहीं हुई है। नोटबंदी हुई है, जैसे कि यूरो जोन में आपने सारी जो यूरोप की करेंसी थी वो रिप्लेस कर दी यूरो से, पर उसके लिए 3 साल की आपने तैयारी की, आपने नोट प्रिंट किए और तब जाके वो आपने बदला। फिर जैसे रूस है, तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वहाँ पे पहले $1 में 1 रूबल होता था, लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद $1 में 60,000 रूबल हो गए, मतलब करेंसी एकदम कोलैप्स कर गई। उसी तरह जैसे अभी वेनेजुएला है, वहाँ पे आपको गट्ठर नोट ले जाने पड़ते हैं रोज़मर्रा की सब्जी दाल वगैरह खरीदने के लिए, तो वहाँ की करेंसी कोलैप्स कर गई है। तो जहाँ करेंसी कोलैप्स कर जाती है वहाँ पे नोट बदले जाते हैं, पर लेकिन जो एक अर्थव्यवस्था चल रही है वहाँ पे नोट इस तरह से नहीं बदले जाते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ हुआ। तो यानी कि एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है दुनिया भर में। सारे जो अर्थशास्त्री हैं, सारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये देख रहे हैं कि एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में एकदम से आपने 86% जब करेंसी निकाल ली तो इसका क्या असर होगा अर्थव्यवस्था पे। तो वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट जैसे हो रहा है और जो इसके परिणाम निकल रहे हैं, जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो अभी सामने आते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक साथ आ गए हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ मीडियम टर्म हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हैं। तो ये आपके जो सामने आते चले जा रहे हैं और इसमें नई नई चीज़ें सामने चली आती रहें। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि ये जो इसका जो हमारी इकॉनमी पे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को हमें समझना पड़ेगा। तो अब हमारे सामने भारत में जो नोटबंदी है, एक बार 1978 में की गई थी, एक बार 48 में पहले की गई थी। 78 में 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोट जो थे उनको सरकार ने विड्रॉ कर लिया था, एक ऑर्डिनेंस पास करके विड्रॉ कर लिया था उस समय। तो उस समय 165 करोड़ के ये बड़े नोट होते थे। तो ये 165 करोड़ कितने बराबर थे? 0.6% के बराबर थे टोटल करेंसी के, यानी कि कोई खास गिनती नहीं थी इनकी। और उस 165 करोड़ में से 130 करोड़ वापस आ गए, 35 करोड़ ही वापस ऐसा हुआ जो नहीं आए। तो कोई काले धन की अर्थव्यवस्था पे उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब तो हमने 86% करेंसी निकाल ली।
इसको कैसे समझें, जो मैं अक्सर समझाता हूं कि अगर किसी के शरीर से हम 86% खून निकाल लें और हर हफ्ते 5-5% डालते रहें, तो क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और वो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। तो यही हुआ है कि जो पैसा है, पैसे को हम खाते तो नहीं हैं। पैसा क्या है, वो एक हमारी आमदनी को सर्कुलेट करता है। मतलब अगर मुझे ये खरीदना है तो मैं बाज़ार गया, वहाँ पे ये मैंने लिया, पैसा दिया, उसने होलसेलर को पैसा दिया, होलसेलर ने प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर ने मुझे तनख्वाह दी और तनख्वाह से मैंने ये खरीदा। तो पैसा जो है वो सर्कुलेट करता है अर्थव्यवस्था को, उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें इनकम्स होते हैं, उनको सर्कुलेट करता है। और अगर पैसे की कमी हो जाती है तो उसका असर ये होता है कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते हैं तो इनकम जनरेशन नहीं हो पाता है, उससे प्रोडक्शन रुक जाता है। तो यही हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ कि आपने जब 86% खून जो ऑक्सीजन है अर्थव्यवस्था की, उसको निकाल लिया, तो उसका असर ये है कि अर्थव्यवस्था एक मंदी में चली जाती है। और उस समय जब 1978 की स्कीम थी, तो उस समय जब किया तो उस समय तो 0.6% ही जो आपने निकाला, तो उसका कोई खास असर नहीं हुआ। उस समय मैंने तो कभी देखा ही नहीं था 1,000, 5,000, 10,000 रुपये का नोट। और उस समय मुझे याद है कि मेरे बटुए में 2 10 रुपये के नोट होते थे और कुछ 1-1, 2-2 रुपये के नोट होते थे। मैं पेट्रोल खरीदता था तो 3 रुपये का पेट्रोल पहले अपने स्कूटर में डलवाता था। तो कोई 1,000, 10,000, 5,000 रुपये के नोट निकालने से कोई अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ा, किसी ने देखा भी नहीं था, बहुत कम उसका असर हुआ। लेकिन ये जो 86% निकाला है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और वजह क्या है कि देखिए 17.5 लाख करोड़ रुपए की जो करेंसी सर्कुलेशन में थी जब ये 8 नवंबर को हुआ, उसमें से 86% मतलब 15.44 लाख करोड़ रुपए के 1,000 और 500 रुपये के नोट थे और इनको विड्रॉ किया गया। अब सवाल ये कि ये 15.44 लाख करोड़ के जो नोट हैं ये कहाँ होते हैं? तो ये बिजनेस के पास होते हैं और घरों में होते हैं। 2 जगह हैं। एक तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो उससे पैसे को अपना सर्कुलेट करेगा, जिससे कि वो खरीदारी करेगा, जो भी उसको काम है, धंधा चलाना है। तो ये मेरा मानना है कि करीब 60% जो है वो तो रहा बिजनेस के पास और 40% रहा लोगों के पास। तो ये जो 60% जो बिजनेस के पास है, तो वो एक तरह से वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं कि वो उससे सामान खरीदता है, उससे तनख्वाह देता है, तो एक तरह वर्किंग कैपिटल होता है। वो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो सर्कुलेशन में होता है। और जो घरों में होता है, तो एक तो होता है सफ़ेद का हिस्सा और एक होगा जो काले का हिस्सा। तो जो सफ़ेद का हिस्सा है वो क्यों रखा रहता है घरों में कि कोई हारी बीमारी हो गई, कोई परेशानी आ गई, तो उसके लिए आपने कुछ पैसा रख लिया, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव और ट्रांजैक्शन मोटिव। उसके लिए आप वो कैश रखते हैं घर में। तो कुछ वाइट का हिस्सा होगा जो बाकी जो बचा, और बाकी वो ब्लैक का होगा। तो ब्लैक का जो हिस्सा होगा घरों में वो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो ये 3 लाख करोड़ जो है ब्लैक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर असर डाल सकते हैं। लेकिन इसको हमें समझना चाहिए कि इसका काले धन की अर्थव्यवस्था से क्या ताल्लुकात है। तो देखिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं, उससे हमें आमदनी मिलती है। आमदनी से पहले हम खर्च करते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों पे, जो भी हमारा कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन से जो बच जाता है वो हमारी सेविंग हो गई, जो बचत हो गई। और बचत को हम इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल जो हमारा वेल्थ है वो बढ़ती है। तो जो सेविंग है वो वेल्थ के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हमारी जो वेल्थ है वो किस फॉर्म में होती है? तो वेल्थ को हम तरह तरह से इन्वेस्ट करते हैं। कोई शेयर मार्केट में करेगा, कोई जो रियल एस्टेट में करेगा, कोई सोना चांदी में करेगा, कोई अपने बिजनेस में करेगा। तो जो हमारा एक जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स, तो हमारा जो वेल्थ है वो एक पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स होता है। तो उसमें कैश का कंपोनेंट कितना होता है? 1%। तो जो हमारी ब्लैक वेल्थ भी है उसमें 1% कैश है। तो जो 93 लाख करोड़ रुपए की हमारी ब्लैक इकॉनमी है, उसमें जो हमारी वेल्थ जो जनरेट हुई पिछले 20, 30, 40 साल में, वो उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा होगी। तो यानी 300 लाख करोड़ रुपए करीब। तो 300 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ रुपए ब्लैक कैश है। तो यानी काले धन की जो अर्थव्यवस्था है उसके 2 कंपोनेंट हैं, 2 हिस्से हैं। एक तो हमारी वेल्थ कितनी है और दूसरा हम सालाना कितनी आमदनी जनरेट करते हैं। तो एक इनकम हो गई और एक वेल्थ हो गई। तो ये जो नोटबंदी का मामला है, वो जो 3 लाख करोड़ रुपए का कैश है उसको अटैक कर रहा है। पर लेकिन वो तो ब्लैक वेल्थ का 1% ही है। तो यानी कि आपने नोटबंदी करके ब्लैक वेल्थ का 1% पे अटैक किया, 99% पे तो कोई अटैक नहीं हुआ। जो आपके पास जो सोना जवाहरात है, जो आपके पास रियल एस्टेट है, जो आपका वर्किंग कैपिटल है, जो आपका बिजनेस है, उस पर तो कोई अटैक नहीं हुआ।
तो ज़्यादा से ज़्यादा 1% पे अटैक होगा। और जो ब्लैक इनकम जनरेशन है उस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? जैसे कि ब्लैक इनकम कैसे जनरेट होती है, जैसे कि अगर मैं टीचर हूँ, मैं ट्यूशन कर रहा हूँ और ट्यूशन की अपनी जो इनकम है वो डिक्लेयर नहीं करता, तो ब्लैक इनकम जनरेशन हो गया। मैं नारकोटिक ड्रग ट्रैफिकर हूँ, मैं जो उससे कुछ आमदनी कमाता हूँ वो नहीं डिक्लेयर कर रहा, वो ब्लैक इनकम हो गई। मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ इलाज करता हूँ, उससे जो आमदनी आती है वो मैं डिक्लेयर नहीं करता, तो वो ब्लैक इनकम हो गई। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करता हूँ, उससे जो आमदनी हुई वो ब्लैक इनकम हो गई। तो जो अगर आपने कैश को वो कर भी लिया बंद, तो ये एक्टिविटी तो चलती रहेगी। मैं ट्यूशन करता रहूँगा, डॉक्टर अपना पैसे कमाता रहेगा बिना इनकम डिक्लेयर किए, जो नारकोटिक ड्रग ट्रैफिकर है वो नारकोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग करता रहेगा। तो ब्लैक इनकम जनरेशन नहीं रुकता। अगर आप कैश को खींच भी लें तो ब्लैक इनकम जनरेशन नहीं रुकता। दूसरी बात क्या है कि जो ये 3 लाख करोड़ रुपए का कैश है भी, उसमें से क्योंकि बिजनेसमैन बड़े क्लेवर होते हैं, उन्होंने उसको कुछ जनधन योजना में डाल दिया, हिस्से में बांट के, तो 50,000 करोड़ रुपए जनधन योजना में आ गया एक्स्ट्रा। फिर उन्होंने क्या किया कि तनख्वाह बांट दी एडवांस में। तो एक हमारे मित्र हैं, वो उनके पास 5 करोड़ था, उन्होंने कहा मैंने 4 महीने की तनख्वाह दे दी अपने वर्कर्स को। अब वो वर्कर्स ने जाके उसको अपने बैंक में डाल दिया। तो उन्होंने कहा आगे 4 महीने मुझे अब तनख्वाह नहीं पे करनी पड़ेगी, तो मेरा जो 5 करोड़ है वो नए नोट में आ जाएगा। तो इसलिए वो उनका निकल गया। फिर क्या होता है कि जब बिजनेसमैन हैं वो तरह तरह की कंपनियां चलाते हैं, उनको शेल कंपनीज बोलते हैं। वो फर्जी कंपनियां एक तरह से होती हैं। वो फर्जी कंपनी में प्रॉफिट दिखा देंगे और प्रॉफिट को जो कहेंगे कि ये तो इस कंपनी का प्रॉफिट है, वो छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा देंगे। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे सत्यम जो कंपनी जो फेल हुई जो 2009 में, तो जब वो उसको अकाउंट्स देखे गए तो उसके पास 700 फर्जी कंपनियां थी जिसके जरिए से वो पैसा इधर से उधर घुमाते थे। जो रिलायंस कंपनी है, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, लोग कहते हैं कि उसके पास 2,500 कंपनियां हैं। वो सिर्फ 125 कंपनियों का अकाउंट देते हैं, लेकिन हैं उनके पास 2,500 कंपनियां। तो पैसा इधर से उधर घुमाना आसान हो जाता है। तो इसलिए ये जो ब्लैक इनकम जनरेशन का प्रोसेस है, काली कमाई करने का प्रोसेस है, वो इससे नोटबंदी से नहीं रुकता। जो ब्लैक वेल्थ है उसका भी 1%, और 1% में भी क्योंकि लोगों ने पैसा घुमा लिया है तो इसलिए 0.1% असर होगा। यानी कि 0.1% जो ब्लैक वेल्थ है उस पर असर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार करोड़ रुपए ऐसा है जो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कि आपकी ब्लैक वेल्थ पे कोई बहुत बड़ा असर हो रहा है, ऐसा नहीं कि ब्लैक इनकम जनरेशन रुक जाएगा। और जो सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो ये कि जो गलत फहमी है लोगों को कि कैश का मतलब ब्लैक, कैश का मतलब ब्लैक नहीं है, क्योंकि कैश एक कंपोनेंट है ब्लैक वेल्थ का। ब्लैक वेल्थ तरह तरह से होल्ड की जाती है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि अगर कैश है तो कितना कैश है, तो अगर आप ये जो 15.44 लाख करोड़ है उसको आप जो ब्लैक इकॉनमी जो ज़्यादा कमाते हैं उनमें डिवाइड कर दें, तो ये पड़ेगा कोई करीब 3.8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। कोई ऐसा नहीं कि करोड़ों में ये संख्या आएगी। आपको ये कैसे समझ में आएगा कि ये कितना है? लोग कहते हैं कि लोगों के पास तो बोरियों में पैसा पड़ा रहता है, 20-20 करोड़ होता है। तो अगर आप 20 करोड़ मान लें कि 1 लाख लोगों के पास है तो कितना होगा? 20 लाख करोड़ रुपया। पर उतनी तो करेंसी नहीं है, तो 1 लाख लोगों के पास 20 करोड़ नहीं हो सकता। जो कैश है परिवारों के पास वो तो 3 लाख करोड़ रुपया है। तो कितना हो सकता है? जैसे 10,000 लोगों के पास होगा जो 20 करोड़ का। तो कोई ऐसा नहीं कि देश में लाखों लोग हैं जिनके पास की बहुत सारा जो है कैश में पड़ा हुआ है। और अगर आप ये मान के चलें कि जो 3 लाख करोड़ रुपए में से बहुतों के पास 20,000, 50,000, 70,000 होगा, कुछ के पास करोड़ों में होगा, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई पैसा ऐसा नहीं है कि जो कैश के फॉर्म में है। वजह यह है कि जो बिजनेसमैन हैं उनका जो ब्लैक का पैसा होता है वो सर्कुलेशन में होता है, वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो जब हम लोग ये स्टडी कर रहे थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए 84 में, तो हम रेवेन्यू इंटेलिजेंस वालों से बात करते थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों से बात करते थे और उनसे पूछते थे कि भाई आप जब बिल्डर और ब्रोकर पे रेड करते हैं तो आपको पैसा मिलता होगा? तो उन्होंने कहा बहुत मिलता है। उस समय के लिए 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ मिलता था, आज वो 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ हो गया। तो बोलते थे कि 3 दिन के अंदर वो एक्सप्लेन कर देते थे कि ये वर्किंग कैपिटल है, यहाँ से इतना आया, यहाँ से इतना आया, यहाँ इतना पे करना, यहाँ इतना पे करना है, और वो जब सब बराबर हो जाता था। तो जो बिजनेसमैन है उसके लिए 10-20 करोड़ रुपए एक्सप्लेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो सारा मसला हो रहा है इसमें अगर आप देखें
तो ब्लैक वेल्थ पे बहुत थोड़ा असर है, 0.1%। ब्लैक इनकम जनरेशन पे कोई असर नहीं है। तो इसलिए ब्लैक इकॉनमी इससे डील नहीं होती है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि इससे जो है काउंटरफीट करेंसी को हम रोक लेंगे, क्योंकि जो काउंटरफीट करेंसी है, जो नकली नोट हैं, वो बहुत सारे हैं। लेकिन कितने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के जो मुताबिक वो 400 करोड़ हैं। अब 17.5 लाख करोड़ में 400 करोड़ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। आप 400 करोड़ रोकने के लिए थोड़ा आप 17 लाख करोड़ रुपए पे असर डालेंगे, तो ये भी कोई एक आपस में मसला नहीं है। फिर ये कहते हैं कि ये जो काउंटरफीट करेंसी है, इससे टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में असर पड़ेगा। पर सवाल ये है कि जब अगर आपने एक बार नकली नोट बनाया और वो आपने मार्केट में डाल दिया, तो एक बार तो फाइनेंस आपको मिल गया, उसके बाद तो नोट मार्केट में घूम रहा है, उसका आपसे क्या लेना देना। तो वो जो नकली नोट जो एक बार मार्केट में आ गया, उससे कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग कॉन्स्टेंटली नहीं होती है। वो तो तभी होगी जबकि आप बाकायदा प्रिंट करते रहें नोट। जितने आप नोट प्रिंट करेंगे उतनी जब होगी फाइनेंसिंग। तो आपको तो ये जो जरिया है प्रिंटिंग का, उसको रोकना है, न कि जो ऑलरेडी मार्केट में आ गए उसको रोकना है। तो इसलिए वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे भी उसका कोई खास ऐसा असर नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ना तो काउंटरफीट करेंसी का एक मसला है जो इस नोटबंदी से जुड़ा हुआ है, और ना ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग का है। उसको आप किसी और तरह से रोकें तो ज़्यादा ठीक होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो एक समझ ये होती है हमारी कि काले धन की अर्थव्यवस्था एक पैरेलल इकॉनमी है, कि वाइट इकॉनमी यहाँ है और ब्लैक इकॉनमी यहाँ है। लेकिन ऐसा नहीं है। काले धन की अर्थव्यवस्था और जो सफ़ेद अर्थव्यवस्था है, वो दोनों मिली जुली हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरट्वाइंड, कि आप ब्लैक से वाइट कर सकते हैं, वाइट से ब्लैक कर सकते हैं। तो कैसे अगर स्टॉक मार्केट में आप गए, वहाँ पे आपने लॉस ले लिया और दूसरे ने प्रॉफिट ले लिया, तो आपका वाइट ब्लैक हो गया और उसका ब्लैक वाइट हो गया। तो स्टॉक मार्केट में जाके आप ब्लैक और वाइट कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसी तरह जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में पहले 40% ब्लैक कर दीजिए, तब 60% आप वाइट कर दीजिए, तो उसी एक्टिविटी में ब्लैक इनकम भी जनरेट हो रही है, वाइट इनकम भी जनरेट हो रही है। और ब्रोकरेज लेके आप अपना वाइट का ब्लैक, ब्लैक का वाइट कर सकते हैं। तो तरह तरह के जरिए हैं जिससे कि ब्लैक और वाइट इंटरचेंजेबल हैं। ऐसा नहीं कि ब्लैक कहीं अलग चल रही है और वाइट कहीं अलग चल रही है। अब आपने अर्थव्यवस्था में करेंसी तो डाल दी, अब वो जो करेंसी डाली है वो ब्लैक इकॉनमी को भी उपलब्ध है और वाइट इकॉनमी को भी उपलब्ध है। जो आपके जेब में नोट है उसमें ना काला रंग है ना सफ़ेद रंग है। वही नोट काले धन की अर्थव्यवस्था को भी सर्कुलेट करता है, वही नोट जब सफ़ेद अर्थव्यवस्था को भी सर्कुलेट करता है। तो जब तक करेंसी रहेगी तो वो करेंसी ब्लैक इकॉनमी को भी अवेलेबल है, वाइट इकॉनमी को भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वाइट इकॉनमी को अवेलेबल है। अगर आपने जो नए नोट छाप दिए, नए नोट ब्लैक को भी सर्कुलेट करेंगे, वाइट को भी सर्कुलेट करेंगे। और फिर आपने 2000 रुपये के नोट छाप दिए। अगर ये भी बात थी कि भाई 1000 नोट बड़े हैं और लोगों को आसानी होती है, सहूलियत होती है कि आप अपना ब्लैक वेल्थ उसमें होल्ड करें, तो अब तो और आसान हो गया कि आपने 2000 रुपये के नोट छाप दिए। तो इसलिए ये सरकार की जो नीति है इसमें बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है। तो इसलिए ये जो सारी जो अर्थव्यवस्था है इसका असर क्या हुआ है नोटबंदी का, अब हम उस पर आए। क्योंकि नोटबंदी के जो मुद्दे थे कि ब्लैक इकॉनमी को कंट्रोल करना, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, काउंटरफीट करेंसी को कंट्रोल करना वो नहीं दिख रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना है वो नहीं दिख रहा है। तो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे, जब मोदी साहब ने 8 नवंबर की स्पीच दी, ये 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होते हैं। पर इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के शरीर से आप 86% खून निकाल लें और 5-5% डालते रहें तो वो तो शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो अब ये जो असर हो रहा है ये यही हो रहा है कि आपने जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसको आपने निकाल लिया। अब करेंसी इन सर्कुलेशन को निकालने से क्या असर होता है ये हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे अर्थव्यवस्था में 2 अहम हिस्से हैं, एक तो जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं और दूसरे को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94% एम्प्लॉयमेंट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6% एम्प्लॉयमेंट है। जो प्रोडक्शन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 40% है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 60% है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं। कोई 2 लोग को एम्प्लॉय करता है, कोई 3 लोग को करता है, कोई मार्केट में आप गए वहाँ लेथ वाला है, कोई लोहे वाला है, कोई छोटा बिजनेसमैन है, वो 1-2 लोगों को काम करता है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये कैश पे काम करता है, क्योंकि इन पे छोटी छोटी आमदनी होती है। तो जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सबसे पहले असर उसके ऊपर हुआ, क्योंकि कैश जैसे ही कम हुआ तो वो जो माल नहीं खरीद पा रहा था, वो जो सैलरी नहीं दे पा रहा था, वेज नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए उसका काम ठप होने लगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे तो तुरंत उसका असर पड़ गया।
और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी चीज़ें खरीदता है। कोई मतलब छोटा सा साबुन खरीद लिया, कोई आपने शैम्पू खरीद लिया, कोई और आपने कपड़ा खरीद लिया ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो उसका असर ऑर्गेनाइज सेक्टर की डिमांड पे पड़ने लगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी डिमांड कम हो गई। दूसरा क्या हुआ कि जो हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले लोग, हमने भी अपनी जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी डिमांड को पोस्टपोन कर दिया। अगर मुझे शर्ट खरीदनी है, अरे इस समय भाई पैसे की किल्लत है, 2 महीने बाद खरीद लेंगे। अभी मुझे मोबाइल फ़ोन है, पुराना हो गया, वो बदलना है, चलो 4 महीने बाद खरीद लेंगे। तो जो डिस्क्रिशनरी डिमांड होती है, आपने अपनी दाल सब्जी रोटी तो नहीं कम की, लेकिन ये जो डिस्क्रिशनरी डिमांड है इसको पोस्टपोन कर दिया। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे इसका असर पड़ना तुरंत शुरू हुआ। यानी कि आप ये समझिए कि जो तुरंत जो नवंबर में रिपोर्ट आई कि जो लग्जरी कार सेल है, जो मर्सिडीज बेंज है, जो बड़ी बड़ी ऑडी कारें हैं और ये सारी कारें हैं, उनका पहली बार 25 साल में प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, डिमांड डिक्लाइन हुई। जबकि वो जो खरीदते हैं 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की कार, उनके पास पैसे की कमी नहीं है और वो चेक से ही पेमेंट होता है। तो लेकिन वो चेक से कर भी सकते थे, क्योंकि बैंकिंग में ऐसा तो नहीं हुआ कि आप चेक एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी डिमांड अपनी कम कर दी। और उसी तरह और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी भी डिमांड कम हुई। तो यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी इसका असर पड़ा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो बात शुरू हुई कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़बरदस्त असर पड़ा, उसका असर ऑर्गेनाइज सेक्टर में पड़ा और इसकी वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर इंडस्ट्री का है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम से फिर जब प्रॉफिटेबिलिटी पे असर हो जाता है। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होता है तो उसका असर इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, क्योंकि जब आपकी प्रॉफिट कम हो जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं। ऑलरेडी हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है वो परेशानी में थी, वो महज 1% की रफ्तार से बढ़ रही थी पिछले 1.5 साल से। वहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% थी और तुरंत ये होने से उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिर गई और वो 50% आ गई। जब आपके पास 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो आप इन्वेस्टमेंट और नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट पे असर हो गया। अब इसका असर क्या है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, दूसरा प्रोडक्शन कम हो गया और इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ये जो तीनों चीज़ें हैं इसी को हम बोलते हैं रिसेशनरी कंडीशंस, कि एक तरह से मंदी का दौर। तो मंदी का दौर शुरू हो गया। अगर ये नोटबंदी तुरंत रिवर्स हो जाती, जैसे मैंने अपने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में 18 नवंबर को लिखा कि अगर हम तुरंत इसको बदल दें, तुरंत कहें कि भाई पुराने नोट चलने दें, क्योंकि ब्लैक इकॉनमी पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा है, तो इन पुराने नोट को चलने दिया जाए, लेकिन तुरंत कर देते तो ये रिवर्स हो जाता। लेकिन जैसे जैसे हमने इंतजार किया, समय गुजरता गया, लोग जो थे जो अनएम्प्लॉयड हुए वो गाँव में वापस जाने लगे, उनके वापस आना मुश्किल है। जब डिमांड कम हो गई इंडस्ट्री की तो वो किस वजह से और इन्वेस्ट करे, किस वजह से और एम्प्लॉय करे, तो इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इरिवर्सिबिलिटी। तो ये एक इरिवर्सिबिलिटी है जो हमारे जो अर्थव्यवस्था में आने लगी और वो घर करने लगी। तो ये जो रिसेशन है ये डीपन कर रहा है। अब आप देखिए रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 1 से लेकर जनवरी 4 के बीच में सर्वे किया पूना और बॉम्बे में। तो महाराष्ट्र का जो एक बड़ा जो इंडस्ट्रियल इलाका है वहाँ पे 40% बिजनेस ने रिपोर्ट किया कि उनकी डिमांड कम हो गई है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। उसी तरह दिल्ली में पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने सर्वे किया तो वो उनके बहुत बड़े जो तादाद में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, तो उसमें उन्होंने देखा 700 एंटरप्राइजेज को सर्वे करके कि 88% जब बिजनेस कह रहे हैं कि हमारी डिमांड कम हो गई है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। तो यहाँ पे भी हुआ। फिर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने भी पाया कि डिमांड एकदम कम हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री की कम हो गई है। और इसीलिए आप रोज़ जो खबर पढ़ते हैं कि ब्रासवेयर इंडस्ट्री जो मुरादाबाद की, या जो आपकी प्लांटेशन इंडस्ट्री है जो बंगाल की या केरला की, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तमिलनाडु में, यहाँ पे सब में मंदी आ गई है, यहाँ पे सब में वो हो गया। लुधियाना से खबर दी कि होजियरी इंडस्ट्री और साइकिल इंडस्ट्री वहाँ पे उसमें मंदी आ गई है। तो एक तरह से मंदी का दौर आ गया है हमारी अर्थव्यवस्था में। इसका असर हमारे बैंकों पे पड़ रहा है। बैंकों में क्या परेशानी आई है कि बैंकों में ये हुआ कि एक तो नोट आ रहे हैं करोड़ों की तादाद में। अब पहले आप नोट लें और फिर नोट इशू करें, अब नोट नए इतने आ नहीं रहे हैं, कमी है, तो लाइनें लग गई हैं, आपको लाइनों को मैनेज करना है। एटीएम में क्योंकि आपने तैयारी नहीं की थी, जो नए नोट हैं उनका साइज अलग है, तो उनको रिकैलिब्रेट करना है, तो रिकैलिब्रेशन में टाइम लग रहा है। तो उतने नोट भी नहीं आ रहे हैं कि वो सबको दे सकें, तो उनका सारा टाइम मैनेजमेंट में लग गया। तो हमारी मदर जो अभी 89 ईयर्स की हैं, तो मैंने उनको 1.5 महीने बाद बैंक भेजा कि भाई आप जाके कुछ देखो, अपना उनका कुछ पैसा पड़ा था, कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर दीजिए। तो वो बैंकर बोलता है मैडम अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप बाद में आइएगा। अब एक कोई 89 ईयर ओल्ड
वो जा रहा है बैंक में और अपना बैंकिंग, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म दे दो, इंटरनेट बैंकिंग हम कर लेंगे। कहते हैं मैडम अभी टाइम नहीं है, आप 1 महीने बाद आइएगा। तो ये नॉर्मल जो ऑपरेशन बैंक के होते हैं वो रुक गए। अब इसका असर क्या है कि आपके पास 15 लाख करोड़ रुपए तो आ गया, उस पर आपको सेविंग्स बैंक पे आपको जो इंटरेस्ट भी देना है, क्योंकि सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट कमाई कैसे हो, जब आप लेंड नहीं करेंगे तो कमाई नहीं होगी। तो उनके जो आउटगो हैं वो बढ़ गए हैं और जो इनफ्लो है वो कम हो गया है, तो कॉस्ट बढ़ गया। फिर एटीएम को रिकैलिब्रेट किया, उसमें कॉस्ट बढ़ गया। फिर उसी तरह से जो आपने जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसको फ्री कर दिया, तो उसमें उनकी कमाई कम हो गई। तो तरह तरह से बैंकिंग में हिट हो गया। लेकिन सबसे बड़ा हिट क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है वो उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीएस बहुत ज़्यादा थे, लाखों करोड़ की तादाद में थे। अब जो इंडस्ट्री में हिट हुआ है तो इंडस्ट्री की पेइंग कैपेसिटी कम हो गई। अब पेइंग कैपेसिटी जो कम हुई है उसके चलते हुए क्या होगा कि बैंकों का एनपीए और बढ़ जाएगा। उसी तरह किसानी जो है, किसानी में परेशानी आ गई, क्योंकि बहुत तरह के जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो पेरिशेबल्स हैं, वो आपके जो दाम कम हो गए, सब्जी के, फल के, सबके। तो जो किसान है उसको दाम नहीं मिल रहा। इसीलिए आपने जगह जगह देखा है कि किसानों ने टमाटर को सड़क पे फेंक दिया, कि उन्होंने कहा अब हम वापस ले जाएंगे, उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। आलू को यूपी असेंबली के सामने जो आके किसानों ने डाल दिया। ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में उन्होंने 1000 किलो जो सब्जी है वो मुफ्त में बांट दी कि अब हम वापस कैसे ले जाएं, दाम नहीं मिल रहा है। तो किसानी में भी जगह जगह परेशानी आई है। तो जो किसानों को ऋण वापस करना था वो भी वो वापस नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे अगर वो वापस नहीं कर पाते हैं तो उसका असर क्या होगा कि वो नई फसल के लिए जो उनको लोन लेना है वो लोन नहीं मिलेगा। और ये खबर आ रही है, देवेंद्र शर्मा ने लिखा है पंजाब से और जगह से, कि जो रबी की सोइंग हुई वो डिले हो गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। जब ये नोटबंदी आई 8 नवंबर, तभी सोइंग था, वो पैसा नहीं था तो सोइंग डिले हो गई। और हर हफ्ते की डिले पे 5% आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। उसी तरह आपको जो उसमें इनपुट्स खरीदने थे, पानी है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उसके लिए पैसा नहीं होने से वो डिले हो गया, उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा। तो यानी कि किसानों को परेशानी और बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे ये आगे होगा। तो यानी बैंकिंग में क्राइसिस है, किसानों के लिए एक समस्या है, जो आपकी इंडस्ट्री है उसके लिए समस्या है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये दिखा रही हैं कि एक रिसेशन अर्थव्यवस्था में जो मंदी का दौर है वो शुरू हो गया है। ये मंदी का दौर जो होता है इससे हम आसानी से उभर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मंदी का दौर होता है इसमें कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन होती है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। जब एक मंदी आ जाती है तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि अब जो अर्थव्यवस्था और डिक्लाइन पर जाएगी, उससे फिर इन्वेस्टमेंट रिवाइव नहीं होता। और आपने देखा जो 2007-8 का जो ग्लोबल क्राइसिस था उससे अर्थव्यवस्था 2015 में जाके उभरने शुरू हुई, अमेरिका में, जापान में, यूरोजोन में। तब तक वो 6-7 साल मंदी का वहाँ पे चला। तो कम से कम हमारे यहाँ भी 2-3 साल तो लगेंगे कम से कम। और उसके पीछे वजह क्या है कि जो नोटों की कमी है वो नोटों की कमी चलती जाएगी, वो कम से कम 8-10 महीने नोटों की कमी रहेगी। और क्यों रहेगी कमी? क्योंकि आपने जो 10 साल 12 साल नोट छापे थे वो तुरंत 50 दिन में तो आप नहीं छाप सकते, उतना ना कागज़ है ना उतनी इंक है। आपने इंक को टेंडर किया करीब 20 नवंबर के आसपास, आपने और कागज़ टेंडर किया करीब 6 दिसंबर के आसपास। तो कागज़ की कमी है और जो इंक की कमी है। दूसरी बात यह कि अब छोटे नोट छापने पड़ रहे हैं, तो आपको 10 रुपये 20 रुपये का नोट छापना पड़ रहा है। अगर 1000 के आप 10 रुपये का नोट छापें तो 100 गुना ज़्यादा एफर्ट उसमें लगेगा, उसमें इंक ज़्यादा लगेगी, पेपर ज़्यादा लगेगा। तो वो जो है जो स्पीड ऑफ जो न्यू करेंसी, वो स्पीड ऑफ न्यू करेंसी जो आने की थी वो कम हो गई। तो इसमें नोटों की कमी चलती जाएगी। एक दूसरी अहम बात जो इसके साथ जुड़ी है कि लोगों ने पैसा होल्ड करना शुरू कर दिया है। खासकर जो छोटे नोट हैं वो अब मार्केट में नहीं आ रहे हैं। वो जो दुकानदार है उसके पास कुछ 500 रुपये के नोट आए, 100 रुपये के नोट आए, वो जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहा है, वो उसको अपने पास दबा के रख रहा है। तो बैंक कंप्लेन कर रहे हैं कि मनी सर्कुलेट नहीं कर रहा है। तो होर्डिंग से क्या हो रहा है कि जो आपके 15.44 लाख करोड़ रुपए था उसको प्रिंट करना काफ़ी नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा प्रिंट करना पड़ेगा उसके ऊपर। और इसका असर क्या है? सरकार को यह लगा था कि जो 15.44 लाख करोड़ है उसमें से शायद 3-4 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएगा। अगर वो वापस नहीं आएगा तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? उसका ये फ़र्क पड़ता है कि जो आरबीआई है जब वो आपको करेंसी देता है तो वो करेंसी जो है वो बैंक की लाइबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि बैंक करेंसी नोट पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़, जो भी आपके पास नोट है। तो वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट की जाती है? उसके पीछे एक एसेट होता है, सरकार के जो बॉन्ड्स होते हैं वो सब होता है। तो एसेट तो आपका बना रहा
और जो नोट है वो वापस नहीं आए तो लायबिलिटी आपकी कम हो गई, तो 3 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस हो जाता अगर ये 3 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आता। तो सरकार ने ये सोचा था ये 3 लाख करोड़ रुपए जो वापस नहीं आएगा वो फिर हम गरीबों में बांट देंगे, तो उससे हमारी रॉबिनहुड की इमेज हो जाएगी कि हमने गलत लोगों से पैसा लिया और गरीबों में बांट दिया। अब लेकिन क्योंकि ज़्यादातर करेंसी तो वापस आ गई है, करीब करीब 97% वापस आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार करोड़ रुपए नहीं आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड कितना मिलेगा, 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का। लेकिन ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब जो होर्डिंग हो रही है उसके चलते आपको एक्स्ट्रा प्रिंट करना पड़ेगा, आपको 15.44 लाख करोड़ नहीं, आपको हो सकता है 17-18 लाख करोड़ रुपए को, तो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका सरप्लस की जगह डेफिसिट आ जाएगा, तो वो भी नहीं मिलेगा। फिर सरकार ने सोचा था कि देखिए काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा तो हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, तो वो जो टैक्स बढ़ जाएगा उससे हम जो कुछ और एक्स्ट्रा खर्च कर पाएंगे। अब वो टैक्स भी नहीं बढ़ रहा क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो टैक्स तो बढ़ नहीं रहा। और जो मंदी है, मंदी से आपकी अर्थव्यवस्था में अगर नेगेटिव 7% भी आया ग्रोथ, तो उसका असर कितना होगा, 15 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में 10 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स है वो आप 3 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते, तो 3 लाख करोड़ जो टैक्स कम हो जाएगा बढ़ने की जगह। तो इसलिए कुल मिला के जो स्थिति है कि आज जो हमारा बजट है, बजट बहुत क्राइसिस में है, क्योंकि बजट को बनाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपके इस साल में क्या हुआ, और जब आपको ये पता है कि इस साल क्या हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि इस साल में क्या हुआ तो अगले साल की प्लानिंग कैसे करेंगे। तो इसलिए सरकार का जो बजट जो बना रहे हैं उसमें बहुत ही गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि डेटा नहीं है। और जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, TCA, उसने कहा कि देखो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि क्या GDP होगा, ये डिमोनेटाइजेशन का क्या असर है उसका हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है उन्होंने भी कह दिया कि ये हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये जो बजट बन रहा है ये इस बेसिस पे बन रहा है कि जो पहले हुआ था वही चलता रहेगा, लेकिन वो तो चल नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था तो जो रिसेशनरी फेज में आ गई है, यहाँ तो कम से कम और नहीं तो 10-12 लाख करोड़ रुपए का तो नेगेटिव असर आ ही गया है। तो जो बजट बनेगा वो गलत आंकड़ों पे बनेगा, जो गलत आंकड़ों पे बनेगा तो उसका असर भी गलत होगा। अब लेकिन ये जो बजट बन रहा है ये 5 इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, गोवा का है, वगैरह वगैरह, तो इसलिए सरकार को तो कुछ सॉफ्ट तो देने पड़ेंगे। हर बजट में ये करते हैं, और 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने अनाउंस भी कर दिया बहुत सारे सॉफ्ट को कि गरीबों को ये देंगे और जो किसानों को ये देंगे और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको ये देंगे। तो जो अनाउंस कर दिया उसका खर्चा तो बेयर करना पड़ेगा। तो अब सरकार के पास इस बजट में क्या समस्या है, अगर वो इस सारे सॉफ्ट पे खर्चा करते हैं तो डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर डेफिसिट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं वो आपको डाउनग्रेड कर देंगे, तो आपको नेगेटिव असर पड़ जाएगा उससे, क्योंकि आपकी जो विदेश जो फॉरेन बोरोइंग है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर आप ये खर्चा नहीं करते हैं तो रिसेशन आपका और डीपन कर जाएगा। तो इसको मैं कहता हूँ पिंसर है। जो अभी मेरा कल इंटरव्यू हुआ और जो न्यूज़ पे इंटरव्यू हुआ 4 दिन पहले, उसमें मैंने कहा सरकार का जो बजट है वो एक पिंसर में फंसा है। अगर आप डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड कर देगी, और अगर आप डेफिसिट नहीं क्रिएट करते हैं तो अर्थव्यवस्था और रिसेशन में चली जाएगी। तो ये समस्या जो है आज, इसमें होता क्या है अक्सर बजट में कि अनाउंसमेंट बहुत सारे कर दिए जाते हैं कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, शेड्यूल कास्ट के लिए ये करेंगे, हम जो औरतों के लिए ये करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसा कर देंगे, और कश्मीर के लिए ऐसा कर देंगे। लेकिन जब बजट जो 1 साल बाद देखा जाता है तो देखा जाता है उसमें खर्चे नहीं हुए। तो UPA 2 की रिजीम में मैंने अनुमान लगाया कि 5 साल में उन्होंने जितने वायदे किए उसमें 6.5 लाख करोड़ रुपए कम खर्च किया, क्योंकि उतना रेवेन्यू आया नहीं। तो अभी भी सरकार कह रही है कि रेवेन्यू तो बहुत आ रहा है, तो वो रेवेन्यू उतना आएगा नहीं क्योंकि रिसेशन में आ गई है अर्थव्यवस्था। अब जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो खर्चे कहाँ से आप करेंगे बिना जो डेफिसिट के, तो इसलिए वो खर्चे नहीं होंगे। तो हम लोग को एक जागरूक होना पड़ेगा इस समय कि जो सरकार के प्रोमिसेस हैं, जो एक तरह से ये माना जाए कि इलेक्शन की वजह से प्रोमिसेस होंगे, वो इलेक्शन प्रोमिसेस कितने मेंटेन होंगे, कितने वो स्पेंड होंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है आज जनता के सामने कि सरकार को किस तरह से मेजर करे कि आज हमारा क्या खर्चा है, कितना खर्चा होना चाहिए, कितना खर्चा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और सही आंकड़े, अगर ये बजट है सही आंकड़ों पे नहीं बनाया गया तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था में और आगे आने वाले समय में परेशानी आ जाएगी।
तो जो ये परेशानी है, जो ये नोटबंदी से शुरू हुई, वो बजट में आएगी और बजट से जो परेशानी है वो आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें मैं एक तीसरी चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति आए हैं, ट्रंप साहब, कल ही उनका उद्घाटन हुआ। तो ये ट्रंप साहब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं। मतलब ये सारी जो नीतियाँ हैं वो अमेरिका पे केंद्रित बना रहे हैं, जबकि अभी तक ये था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके चलते हुए हम सब जगह इंटरवीन कर रहे हैं। तो हमने तो अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी थी, लेकिन अब वो अपनी अर्थव्यवस्था बंद करने में लगे हैं। वो कहते हैं ना हम एम्प्लॉयमेंट लेने देंगे, ना हम जो अपना प्रोडक्शन बाहर जाने देंगे। तो ये एक समस्या हमारे उसमें आएगी और ये बजट में इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसमें बजट में ध्यान नहीं रखा इसका और उसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं की तो हम और भी ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे आने वाले साल में। तो इसलिए ये जो बजट है ये एक तरह से ऐसी स्थिति में बजट बनाया जा रहा है जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार के कंट्रोल में ना इंटरनल सिचुएशन है और ना एक्सटर्नल सिचुएशन है। तो दोनों पे ही बजट किस तरह से बनेगा, मुझे तो बड़ा सोच के ये लगता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये एक जो कहा जाए कि ऐसे ही हवाई बजट बना देंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जनता भी मान जाएगी, क्योंकि जनता को पता नहीं है। तो जनता को, जैसे कि जनता अभी मान गई कि भाई ये आपने नोटबंदी की तो काले धन की अर्थव्यवस्था के लिए किया, जनता ने ये बात मान ली मोदी साहब की, और जनता इसीलिए अभी इतना आक्रोश नहीं है। हालांकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इतना प्रोडक्शन गिरा, सब हुआ, पर लेकिन वो अभी आक्रोश नहीं दिखता है पब्लिक में जो दिखना चाहिए था। और उसके पीछे वजह ये है कि जो गरीब आदमी है उसकी एक मतलब एक हैबिट होती है कि वो टॉलरेट करता है जब तक उसको मोबिलाइज नहीं किया जाए। और लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अभी मोबिलाइज नहीं कर रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को खुद खतरा है। वो कहते हैं कि अगर हमने जो इसको अपोज किया तो ये सरकार बोलेगी कि आप ही के पास काला धन है, और हर पॉलिटिकल पार्टी के पास काला धन है, तो इसलिए वो ज़्यादा अपोज भी नहीं कर रहे, ज़्यादा खुल के नहीं सामने आ रहे। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ये एक। तो मोदी साहब ने किया भी इसको पॉलिटिकल वजह से है, और इसको डील भी एक पॉलिटिकल तरह से करना पड़ेगा। और जो बजट है उसमें जो समस्याएं आएंगी उसको भी एक पॉलिटिकल वे में हमको डील करना पड़ेगा। अगर वो पॉलिटिकल वे में हमने डील नहीं किया तो उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा और अर्थव्यवस्था में और क्राइसिस बढ़ता जाएगा।